हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्य आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए सीटेट एग्जाम के लिए साइंस लेवल जो आपके जूनियर के उसकी 3rd क्लास लेके आए हूँ। तो चलिए आज का हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। जैसा कि मैंने आपको साइंस का सिलेबस बताया था, जो आपके सिलेबस दिया गया है उसमें आपका पहला टॉपिक था भोजन, जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं। दूसरा टॉपिक था आपकी द्रव की अवस्थाएं, इसका हमने 2 पार्ट में बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन कर लिया। अगर अभी तक आपने ये सारे वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ जाके सारे वीडियो देख लीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे क्या होगा, हमारे चैनल में आने वाले हर वीडियो के आपको रेगुलर वे पे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जिससे आपके सीटेट की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और आज हम उसका 3rd चैप्टर दैनिक उपयोगी पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज उसका हम 3rd चैप्टर जो है दैनिक उपयोगी पदार्थ उसका अध्ययन करते हैं। तो आपको पता है कि सीटेट में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको क्या करूँगी, सारे टॉपिक के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है या जिससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, उन सब की इमेज लगा के आपको एनसीईआरटी की बुक से समझाती हूँ। जिससे क्या होगा कि अगर आपने एनसीईआरटी की बुक नहीं भी पढ़ते फिर भी आप अपना पूरा पेपर बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो दैनिक जीवन में उपयोगी पदार्थ में हमें सबसे पहले पढ़ना है अम्ल, क्षार व लवण के बारे में। क्योंकि हमारे आसपास जो भी चीज़ें या तो कुछ अम्ल होंगी, उनकी प्रकृति कुछ क्षारीय होगी, कुछ लवण होगी। इस चैप्टर को भी हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। आज के पार्ट में हम अम्ल, क्षार व लवण के बारे में पढ़ेंगे तथा इसका जो दूसरा पार्ट आएगा अगली सीरीज में हम इसकी जो प्लास्टिक है, पॉलीप्लास्टिक, संश्लेषित रेसे, साबुन, अपमार्जक, जो आपके इसी टॉपिक में दिया गया उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं अम्ल। अम्ल होते क्या हैं? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। अगर हमें स्वाद के स्तर पर पता करना है तो अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। लेकिन आप मान लीजिए कुछ चीज़ें जो खाद्य पदार्थ उन्हें तो स्वाद से टेस्ट करके आप समझ सकते हैं कि अम्ल है कि क्षार है। लेकिन ऐसे बहुत सारे होंगे, केमिकल प्रोसेस होती है, केमिकल प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें आप चख के तो नहीं बता सकते कि खट्टे हैं कि मीठे हैं कि तीखे हैं कि अम्ल हैं कि क्षार हैं। तो इसके लिए क्या होता है, हम उसके टेस्टर का प्रयोग करते हैं, जैसे सूचक इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। उसी में आपका एक सूचक होता है लिटमस पेपर। तो कहते हैं अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं आपके एनसीईआरटी में अम्ल को क्या बोला गया। आपके एनसीईआरटी में देखिए अम्ल और क्षारक के बारे में लिखा है कि दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों को स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल एसिड पाया जाता है। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय। मतलब जो पदार्थ की क्या होता है, टेस्ट में स्वाद में खट्टे होते हो कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। और एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसियर से हुई, इस चीज़ को याद रखना क्योंकि आपके इसमें एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में होते हैं। तो एसिड शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से होती है, लैटिन भाषा के एसियर शब्द से होती है, जिसका तात्पर्य क्या होता है, इसका तात्पर्य होता है खट्टा। तो हम कह सकते हैं कि खट्टा इन पदार्थों में पाए जाने अम्ल को क्या कहते हैं, प्राकृतिक अम्ल। जो प्राकृतिक चीज़ों में पाए जाते हैं प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। अब जैसे दही दिया है आपको, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका, तो आपसे पूछ सकते हैं ना कि इनमें कौन सा एसिड पाया जाता है। जैसे दही में आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है, नींबू का रस, संतरे का रस, इन सब में कौन सा होता है, टार्टरिक एसिड पाया जाता है। तो इनको भी याद रखना है। अगर आपसे पूछता है कि अम्ल शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो अम्ल शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, लैटिन भाषा के एसियर शब्द से। लैटिन भाषा में एसियर का तात्पर्य क्या होता है, लैटिन भाषा में एसियर का तात्पर्य होता है खट्टा। अब चलिए हम पढ़ते हैं कि अम्ल की रासायनिक प्रकृति क्या होती है। अगर आप किसी भी अम्ल को घोलते हैं तो जल में घोलने पर विभाजित होकर क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन। अगर आपसे कभी पूछता है कि अम्ल को जल में घोलने पर कौन सा आयन देते हैं, तो हाइड्रोजन आयन देते हैं। और वे अम्ल जो जीवित स्रोतों से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोनिक अम्ल। और कुछ अम्ल ऐसे होंगे, अब जब जो जो जीवित स्रोतों से प्राप्त हो रहे हैं तो उन्हें आपने कार्बोनिक अम्ल बोल दिया। लेकिन कुछ ऐसे भी तो होंगे जो आपको अजीवित स्रोतों से, निर्जीव चीज़ों से, मृत चीज़ों से प्राप्त होंगे, क्या होंगे, उन्हें हम खनिज अम्ल कहते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे अम्ल क्या होते हैं, खनिज अम्ल होते हैं। जो अम्ल अजीवित स्रोतों से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, खनिज अम्ल कहते हैं। चलिए हम पढ़ लेते हैं अम्ल के कुछ गुण होते हैं। जैसे क्या होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। और अम्ल क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। जिस भी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। जिसका पीएच मान 7 होता है क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। और जिसका पीएच मान 7 से 14 के बीच में होता है क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। क्योंकि पीएच स्केल में क्या 1 से 14 तक की संख्याओं का वर्णन किया गया है।
अब पीएच स्केल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब पूछेगा अम्ल की प्रकृति कैसी होती है, तो अम्ल की प्रकृति आपकी संक्षारक की होती है। इसके अतिरिक्त क्या होता है, अम्ल क्षार से क्रिया करके क्या करते हैं, लवण का निर्माण करते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि अम्ल क्षार से क्रिया करके क्या बनाते हैं, तो अम्ल क्षार से क्रिया करके क्या करते हैं, लवण साल्ट का निर्माण करते हैं। और इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो इस क्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण की क्रिया। अब उदासीनीकरण की क्रिया में क्या होता है, लवण के साथ साथ जल का भी निर्माण होता है। तो आपसे पूछ सकते हैं जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। क्या होता है, H2O। क्योंकि अम्ल क्या देते हैं, अम्ल हाइड्रोजन धनायन देते हैं, और जबकि क्षार आपके क्या देंगे, हाइड्रोक्सिल ऋणायन देते हैं। इस चीज़ को याद रखना, अम्ल को जब आप वियोजित करेंगे तो हाइड्रोजन धनायन देंगे, जबकि क्षार को वियोजित करने पर हाइड्रोक्सिल ऋणायन देते हैं। अब चलिए पढ़ लेते हैं विभिन्न पदार्थों में उपस्थित अम्ल। कई बार आपसे पूछ सकता है कि इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसमें कौन सा अम्ल, इस चीज़ को याद रखें। जैसे आपके ऊपर दही दिया था, इसलिए क्या होता है, जो एनसीईआरटी विद्यालय के अधिकतर क्वेश्चन उसी से पूछते हैं। जैसे वहाँ पे आपने दही का, संतरे का पूछा गया था, इसी तरह से आपसे वही क्वेश्चन पूछा है तो आपकी बुक में होता है। दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड। अब आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि जैसे दूध से ही तो दही का निर्माण होता है, तो दूध जब हम पीते हैं तो दूध हमें मीठा लगता है, तो पूछ सकते हैं दूध मीठा क्यों लगता है, तो दूध में एक शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज शर्करा। कौन सी शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज शर्करा। अब लैक्टोज शर्करा क्या होती है, लैक्टिक एसिड में परावर्तित हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है, दूध से दही का निर्माण हो जाता है। तो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है, तो लैक्टोज शर्करा। और दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो दही में आपके लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अब कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो आप पीते हैं इसमें कौन से एसिड, कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कोल्ड ड्रिंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। सेब में आपके मैलिक एसिड पाया जाता है। जैसे आप सबने कई बार देखा होगा कि आप सेब को काट के रख दीजिए, कुछ समय पश्चात क्या होता है, सेब हल्का काला पड़ जाता है। काला क्यों पड़ जाता है, क्योंकि सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है, और मैलिक एसिड क्या करता है, ऑक्सीजन से O2 से क्रिया कर लेता है, जिससे क्या होता है, हल्का काला पड़ जाता है। और आपकी इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं कि आपके एनसीईआरटी बुक में कुछ एक टेबल दी हुई है कि इनमें कौन सा एसिड पाया जाता है। इनको आप यहाँ पढ़ लीजिए, क्योंकि हो सकता है कई बार आप क्या कहो इसी टेबल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे क्या होता है, सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो सिरका में आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिकल, जैसे चींटी, बर्रैया, इन सब के डंक मारने में आपको जलन जैसी महसूस होती है, तो इसमें कौन सा अम्ल होता है अगर पूछते हैं तो फॉर्मिक एसिड। इसके अलावा नींबू जो मतलब कोई भी खट्टा फल हो, जैसे संतरा है, नींबू है, या कई बार नारंगी है, इन सब में कौन सा पाया जाता है, तो साइट्रिक एसिड। इस चीज़ को याद रखना। और दही में आपके लैक्टिक एसिड पाया जाता है। पालक में कौन सा एसिड पाया जाता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि पालक में एसिड नहीं सिर्फ आयरन पाया जाता है, जबकि पालक में क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड भी पाया जाता है। तो इस चीज़ को याद रखना कि पालक में कौन सा एसिड पाया जाता है, पालक में आपका ऑक्जेलिक एसिड। आंवला में, सिट्रस फल, जितने भी खट्टे फल हैं, जो नींबू से रिलेटेड फल होंगे उनमें कौन सा साइट्रिक एसिड पाया, लेकिन बाकी जैसे फल होंगे उनमें क्या होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो कई बार क्या होता है, जैसे आंवला, इन सब में क्या हो जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है, विटामिन सी न देख के उसका रासायनिक नाम दे देता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। अब आपसे पूछ सकते हैं विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है, तो विटामिन सी की कमी से में स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग। अब हम चलिए पढ़ते हैं, जैसे टार्ट्रिक, इमली में, अंगूर में, कच्चे आम में कौन से एसिड पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। अब ये सब जो है अम्ल है, तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है आपसे पूछ सकते हैं, तो अम्ल का पीएच मान जो होता है 7 से कम है। 1 से 7 के मध्य जितने भी पीएच मान होंगे क्या होंगे, अम्ल होंगे। और जिसका पीएच मान 7 होगा कैसा होगा, उदासीन होगा। और जिसका पीएच मान 7 से 14 के बीच में होगा कैसा होगा, क्षारीय होगा। अब हम कुछ क्षारों के नाम पढ़ लेते हैं। कई बार पूछ सकते हैं कि इनमें कौन सा क्षार पाया जाता है या क्षार का नाम क्या होता है। जैसे चूने का पानी में कौन सा क्षार पाया जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा क्षार पाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, किसमें, चूने के पानी में। इसके अलावा क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। खिड़की के कांच को साफ करने के लिए एक अपमार्जक के रूप में प्रयोग करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जो घरों में कांच की खिड़कियां होती हैं उसको साफ करने के लिए एक हम क्षारक का प्रयोग करते हैं, उस क्षारक को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और इसके अलावा साबुन में 2 प्रकार के आपके होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम में क्या होता है, क्षारी। जैसे साबुन आपके 2 प्रकार के होते हैं, क्षारी मृदु साबुन और कठोर साबुन। इसको आगे वाले वीडियो में जब हम साबुन के बारे में, अपमार्जक के बारे में पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल से समझेंगे।
तो साबुन में ये तो कई बार आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड दे सकता है, कुछ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे आप सब जानते हैं कुछ कैसे होते हैं कठोर साबुन होते हैं, कुछ मृदु होते हैं। जैसे क्या होते हैं कपड़े धोने वगैरह के साबुन कठोर साबुन होते हैं, और कुछ जैसे हम नहाते हैं जिनसे बाथ सोप होते हैं कैसे मृदु साबुन होते हैं। तो उसमें कौन से हाइड्रोक्साइड या कौन से क्षारक पाए जाते हैं साबुन में, तो कौन से सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा जैसे आप देखते हो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका आपसे कई बार पूछा जा चुका है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में कौन सा होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं कि अब क्षार के बारे में क्या होता है। क्षार क्या होते हैं, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में तीखे होते हैं तथा लाल लिटमस को नीले कर देते हैं। इस चीज़ को याद रखना है, क्योंकि स्वाद से तो हम कुछ ही चीज़ों को जान सकते हैं जो खाद्य पदार्थ है, लेकिन बाकी चीज़ों को क्या हम करते हैं सूचक के द्वारा, इंडिकेटर के द्वारा जानने का प्रयास करते हैं। इंडिकेटर में हम सर्वाधिक इसका लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं। तो लिटमस पेपर क्या करता है, क्षार को लाल लिटमस को नीला कर देता है, और अम्ल क्या कर रहा था, नीले लिटमस को लाल कर रहा था। इस चीज़ को याद रखना। क्षार क्या होता है, जो स्वाद में तीखे होता था, लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। अब चलिए पढ़ते हैं आपके एनसीईआरटी में क्षार के बारे में क्या बोलोगे। क्षार बेस को कहते हैं। अब खाने का सोडा, जैसे खाने का सोडा आप सब जानते हैं बेकिंग सोडा, ये क्या एक प्रकार का क्षार है, आपसे पूछ सकते हैं। सामान्यतः घरों में इनका प्रयोग भी होता है। क्या इसका स्वाद भी खट्टा होता है, इसमें आपसे बच्चे से पूछ रहा है एनसीईआरटी में। बेकिंग सोडा आपने देखा है, इसका स्वाद खट्टा होता है। इसका स्वाद खट्टा नहीं बल्कि इसका स्वाद कैसा होता है, हल्का कड़वा नमकीन टाइप का होता है। अभी क्योंकि इसमें कोई अम्ल नहीं है, अगर अम्ल होता तो खट्टा होता, जैसा मैंने भी आपको बताया कि अम्ल के स्वाद कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अब इन्होंने कहा कि यदि अपने विलयन को इसकी अंगुलियों के बीच में रगड़ें, आप इसका बेकिंग सोडा का विलयन बना लीजिए, इसको क्या करिए अंगुलियों में रगड़ते रहिए, तो कुछ देर बाद क्या होगा, ये साबुन जैसा चिकना लगने लगेगा, लेकिन इसका स्वाद कैसा होगा, कड़वा होगा। अब इसका स्वाद कड़वा क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि क्षार कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे नहीं होते, तीखे होते हैं। अम्ल आपके स्वाद में कैसे होते थे, खट्टे होते थे। अब इसका जब आपको स्वाद कड़वा लग रहा है तो स्पर्श करने पर साबुन जैसा लग रहा है, तो क्या है, क्षारक है। इन पदार्थों की प्रकृति कैसी, क्षारकीय कहलाती है। तो आपसे पूछ सकता है वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं, तीखे होते हैं, तो क्या होते हैं, क्षार कहलाते हैं। अब क्षार को जल में घोलने पर ही क्या होते हैं, वियोजित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, लेकिन कैसा देते हैं, ऋण आयन देते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि अम्ल क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, और कैसा देते हैं, धनायन। और क्षार आपके क्या होते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, लेकिन ऋण आयन देते हैं। इस चीज़ को याद रखना है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं क्षार के अन्य गुण। जैसे क्षार क्या करते हैं, अम्ल से क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। और क्षार विद्युत के चालक होते हैं। और क्षार की प्रकृति कैसी, अगर आपसे पूछते हैं तो क्षार की प्रकृति आपकी संचारक की होती है। अब चलिए हम पढ़ते हैं सूचक के बारे में। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए सूचक का हम प्रयोग क्यों करते हैं, कि हमें सूचक की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अम्ल और क्षार की प्रकृति जानने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी जो खाद्य पदार्थ है। खाद्य पदार्थ का तात्पर्य क्या होता है, जब आपने आपको भोजन वाला चैप्टर पढ़ाया था तो समझाया था खाद्य पदार्थ किन्हें कह सकते हैं, ऐसे पदार्थ जो खाने योग्य, उन्हें हम क्या कहते हैं, खाद्य पदार्थ। अब आप मान लीजिए खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है तो आप चख सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी, या किसी नई चीज़ का परीक्षण करना है तो हो सकता है वो विष हो, जहर हो, तो आप उसको चख के तो नहीं बता सकते, इसलिए आप क्या करते हैं, सूचक का प्रयोग करते हैं। तो सूचक किससे कहते हैं, सूचक वे पदार्थ है जिनमें अम्ल व क्षार मिलाने पर उनका रंग परिवर्तित हो जाता है। तो आपको पता भी होना चाहिए कि कौन सा अम्ल मिलाने पर किस रंग का परिवर्तित होगा, क्षार मिलाने में किस रंग का परिवर्तन होगा, तभी तो आपको पता चलेगा। तो सूचक क्या होता है, वो इंडिकेटर्स वे होते हैं जिससे हमें पता चलता है कौन सा पदार्थ अम्ल है, कौन सा पदार्थ क्षार है। जैसे इसमें दिया हुआ है कि मैं सभी पदार्थों को स्वाद ज्ञात करने के लिए उन्हें चख सकता हूँ। तो उसने कहा नहीं, क्या तुमने चेतावनी नहीं पढ़ी, हमें अज्ञात पदार्थों को चखना नहीं चाहिए, यह हमें हानि पहुंचा सकते हैं। इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अज्ञात पदार्थों को जांचने के लिए सूचक का प्रयोग करते हैं। अब कुछ सूचक होते हैं, जैसे क्या होते हैं, पहला आपका सबसे प्रमुख सूचक होते हैं लिटमस पेपर। जैसे अभी आपने अम्ल क्षार के बारे में उसकी पहचान पढ़ी थी। फिनोल्फथेलिन, मेथिल ऑरेंज, इसके अतिरिक्त हल्दी भी आपका क्या होता है, प्रमुख सूचक है। अब चलिए सबसे पहले हम पढ़ते थे, जैसे लिटमस पेपर के बारे में पढ़ा। लिटमस पेपर क्या कर रहा था, अम्ल में क्या कर रहा था, लाल से नीला, और क्षार में क्या कर रहा था, नीला से लाल कर रहा था। और जैसे फिनोल्फथेलिन का प्रयोग करते हैं, इसके अलावा मेथिल ऑरेंज का भी सूचक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो आपसे कई बार ऐसे पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा सूचक नहीं है। और जैसे हल्दी होती है, हल्दी आपका क्या है, प्राकृतिक सूचक है। जैसे आपके इसमें हल्दी का क्रियाकलाप भी दिखाया गया है कि आप अपनी माँ के जन्मदिन पर उनके लिए एक विशेष बधाई पत्र बना सकते हैं। सादे कागज की शीट पर हल्दी का पेस्ट लगाइए, उसे सुखा लीजिए
और रुई की फाह की सहायता से इस पर चूने के पानी से खूबसूरत फूल बनाइए। आपको क्या होगा, एक सुंदर बधाई पत्र मिल जाएगा। क्योंकि हल्दी का पेस्ट क्या होगा, एक सूचक है। और चूने का पानी आपको कैसा, मैंने बताया तो क्षार होता है। और क्षार इससे कि जब उसमें क्षार पड़ता है, सूचक में कोई भी क्षार डालते हैं तो इसके क्या होता है, रंग परावर्तित होता है। तो ये कैसा होता है, हल्का लाल रंग हो जाता है। तो इससे आपको क्या मिला, एक पत्र भी मिल जाएगा। इससे आपको पता चल गया कि हल्दी क्या है, एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। जैसे आप सब जानते हो कि कई बार क्या होता है, हमारे कपड़ों में हल्दी के दाग लग जाते हैं, उसको अगर साबुन से धुल देते हैं तो क्या होता है, हल्का लाल रंग छोड़ देता है। क्यों, क्योंकि हल्दी क्या एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। जैसे इसमें दिया भी गया कि मैं समझ गया, मेरी सफ़ेद कमीज पे पड़ा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन का विलयन कैसा, क्षारी, और हल्दी आपकी कैसी, सूचक है। अब जब किसी भी सूचक में क्षार पड़ा, अब जब क्षार पड़ा तो क्षार से क्या होता है, ये लाल हो जाता है। तो इससे पता चला हल्दी आपका क्या है, प्राकृतिक सूचक है। अब हम पढ़ते हैं लिटमस पेपर के बारे में। अब लिटमस पेपर को प्राप्त किससे करते हैं, तो लिटमस पेपर एक प्रकार का सूचक है जिसे हम क्या करते हैं, लाइकेन द्वारा प्राप्त करते हैं। इस चीज़ को याद रखना। अगर आपसे कभी पूछता है कि लिटमस पेपर को आप किससे प्राप्त करते हैं, तो लिटमस पेपर को हम लाइकेन द्वारा प्राप्त करते हैं। अब जैसे देखिए आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में लिटमस पेपर के बारे में बताया गया है। इन्होंने कहा लिटमस पेपर क्या होता है, प्राकृतिक रंजक है। इस सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इस चीज़ को भी याद रखना। कई बार पूछ सकते हैं कि प्राकृतिक सूचक है कृत्रिम सूचक, तो लिटमस है, हल्दी, ये सब आपके क्या है, प्राकृतिक सूचक है। इसे लाइकेन क्या होती है, एक प्रकार की शैवाल होती है। इस चीज़ को भी याद रखना। इसको लाइकेन द्वारा प्राप्त करते हैं, किसको, लिटमस पेपर को। इसमें क्या होता है, आसुत जल में इसका रंग निश्लेषण होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में डालते हो तो लाल हो जाता है, और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो नीला हो जाता है। इस पॉइंट को याद रखना। जब लिटमस पेपर को अम्लीय विलयन में डालते हैं तो कैसा होता है, लाल, और क्षारीय विलयन में कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में तथा कागज की पट्टियों के रूप में भी उपलब्ध होता है। जैसे आपने बहुत सारे देखेंगे, एड में एक बार देखा होगा कि टीवी में एड दिखाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, ऐसे ऐसे पट्टियाँ, उसमें साबुन में टेस्ट कराते हैं कि अगर लाल हो जाते हैं तो कैसा उसमें क्षारीय है, अगर वैसा हो जाता है तो कैसा है, अम्लीय है। ये क्या होता है, विलयन के रूप में भी उपलब्ध होता था, कैसे, उसके रूप में भी, पट्टियों के रूप में भी उपलब्ध है। और प्राप्त किससे करते हैं, तो लाइकेन से। लाइकेन क्या करके सवाल है, ये लाल तथा नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। जैसे आपको लाइकेन का दिखाया गया। इसके अलावा ये आपको पट्टियाँ दिखाई गई। ये असल कौन सा, लाल लिटमस पेपर है। ये आपका नीला लिटमस पेपर, इसने लाल कर दिया, इसने नीला कर दिया लिटमस पेपर को। हम पढ़ते हैं सूचक क्या होता है, उदासीन पदार्थ द्वारा अप्रभावित रहते हैं। जैसे कोई उदासीन पदार्थ है, उसको उसमें सूचक में डालेंगे तो कोई प्रभाव नहीं डालते, क्योंकि सूचक क्या होता है, अम्लीयता व क्षारीयता को गुण को दर्शाता है। कौन सा पदार्थ अम्ल है, कौन सा पदार्थ क्षार है, इसको दर्शाता है। अगर सूचक में कोई उदासीन पदार्थ डाल देंगे तो सूचक में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि उदासीन पदार्थ का आपसे पूछ सकते हैं पीएच मान कितना होता है, तो कितना होता है, 7। जिस भी पदार्थ का पीएच मान 7 होता है वो कैसा पदार्थ होता है, उदासीन होता है। अब चलिए हम पढ़ते हैं पीएच स्केल के बारे में। पीएच पैमाना होता क्या है, तो आपसे पूछ सकता है सर पता पीएच पैमाने का विकास किसने किया था। पीएच पैमाने का विकास किया था सोरेनसन ने। किसने किया था, सोरेनसन ने। अब सोरेनसन ने पीएच पैमाने को बनाया क्यों था, किसी भी पदार्थ की अम्लता व क्षारकता के मापन हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है कि अम्लता व क्षारकता का मापन पहले अपने सूचक द्वारा किया, लेकिन हमें पता कैसे चलता था कि इतनी इतने तक के 7 तक की अम्ल है, 7 के बाद के उदासीन है, 7 के बाद से 14 तक के क्षार है। तो इसका विकास किसने किया, तो सोरेनसन ने। सोरेनसन ने एक पीएच स्केल बनाई। उन्होंने बहुत सारे प्रयोग करने के बाद एक स्केल बनाया। उसमें क्या किया, 1 से 14 तक की संख्याएं अंकित की। उन्होंने कहा कि 1 से 7 तक जितने भी होते हैं वो क्या होंगे, जिसका 1 से 7 तक पीएच मान होगा, चाहे 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 तक हो। 7 के पहले हो, अगर 7 हो जाएगा तो उदासीन हो जाएगा। तो 7 के पहले तक 6.5, 6.7 ये सब आपके क्या हो जाएंगे, अम्ल होते हैं। और जिसका पीएच मान 7 हो गया वो आपका उदासीन हो गया। ये बताया किसने था, सोरेनसन ने। फिर उन्होंने बताया अगर 7 से लेकर 14 तक, मतलब 13.9, 13.7, जैसे अगर 14 हो जाएगा तो फिर क्षारीय प्रकृति छोड़ देगा, लेकिन 13.9 तक भी जो होगा तो क्या होता है, क्षारीय। तो 7 से 14 के बीच क्या होता है, जो होते हैं क्षारीय होते हैं। और जिसका पूरा 7 होता है उदासीन होता है, जिसका 1 से 7 के बीच में होता है क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। अगर आपसे कभी पूछते हैं पीएच पैमाने का विकास किसने किया था, तो पीएच पैमाने का विकास किया था सोरेनसन ने। अब चलिए हम आगे पढ़ते हैं उदासीनीकरण। उदासीनीकरण की क्या होती है, जब अम्ल व क्षार को मिलाया जाता है तो इनकी परस्पर क्रिया होती है, और इस परस्पर क्रिया में क्या होता है, लवण तथा जल का निर्माण होता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण।
तो उदासीनीकरण किसके किसके मिलने से होती है? तो अम्ल तथा क्षार के मिलने से। इसमें निर्माण किसका होता है? तो लवण का तथा जल का। तो आपसे पूछ सकते हैं कि किस क्रिया में लवण तथा जल का निर्माण होता है? तो किस क्रिया में होता है? उदासीनीकरण क्रिया में। देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में उदासीनीकरण में दिया गया, उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो कहते हैं लवण कहलाता है। लवण मतलब साल्ट कहलाता है। लवण अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। लवण जो बनेगा ये अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है तथा उदासीन प्रकृति का भी हो सकता है। अब उदासीन की परिभाषा इन्होंने दी कि किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। किसी भी अम्ल तथा क्षार के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या होती है? उदासीनीकरण कहलाती है। तथा इसमें क्या होता है? ऊष्मा के साथ साथ क्या होता है? लवण और जल भी निर्मुक्त होते हैं और इस प्रक्रिया को पूरी क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। तो अब हम पढ़ते हैं दैनिक जीवन में हमारे उदासीनीकरण अभिक्रिया के कुछ उपयोग होते हैं। जैसे पहला क्या होता है? अपच में, जैसे हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया होगी, जैसे हमारे आमाशय में, जैसे हमने आपको भोजन के बारे में पहले पढ़ाया था, तो भोजन के पाचन में क्या होता है? एचसीएल हम सहायक होता है। लेकिन क्या होता है? कभी कभी एचसीएल की मात्रा की अधिकता हो जाए, आमाशय में क्या होता है? अम्ल की आवश्यकता से अधिक हो जाए, जब एचसीएल जब अधिक हो जाएगा तो हमारे क्या होगा कि हमें कई बार क्या होता है, जैसे व्यक्ति को एसिडिटी बनने लगती है। तो कब बनती है? जब उसमें एचसीएल की मात्रा अधिक हो जाती है। तो उसमें क्या करते हैं? कोई भी प्रति अम्ल लेता है, जैसे कोई दवा लेते हैं तो कैसे होती है? प्रति अम्ल होती है। तो उसमें कोई ना कोई क्षार होता है। जैसे उसमें बताया कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, यह क्या करता है? अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। क्योंकि आपके पास क्या हो गया था? अम्ल अधिक हो गया था, एचसीएल अम्ल की अधिकता हो गई थी। अब उस अधिकता को समाप्त करने के लिए आप किसी भी क्षार का प्रयोग करते हैं, जैसे डॉक्टर आपको जो सजेस्ट करते हैं उसमें क्या होता है? कोई भी बेस होता है। जैसे उन्होंने बताया कि उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब जब अम्ल और क्षार मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है? उदासीनीकरण हो जाती है। और उदासीनीकरण से क्या होता है? अम्ल की सक्रियता खत्म हो जाती है। तो इसलिए हम किसका उदासीनीकरण का प्रयोग करते हैं? पाचन में भी करते हैं। इसके अलावा चींटी व बर्र के काटने से, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि चींटी व बर्र के काटने से क्या होता है? आपको बहुत जलन होती है, क्योंकि वहाँ पे कौन सा होता है? फार्मिक एसिड का श्रावण होता है। अब जब फार्मिक एसिड का श्रावण हुआ तब उस डंक के प्रभाव को कम करने के लिए हम वहाँ पे क्या करते हैं? जैसे सोडा या कैलेमाइन विलयन को डाल देते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? जिंक कार्बोनेट जो उपस्थित होता है। जिंक कार्बोनेट क्या होता है? एक क्षार होता है। तब यहाँ पे भी क्या हो गया? अम्ल और क्षार की अपक्रिया होगी, जिससे क्या होगा? उदासीनीकरण हो जाता है। तो आपको थोड़ी देर पश्चात क्या होता है? सोल्यूशन को या दवा लगाने पे क्या होता है? आपको आराम का अनुभव होता है। आराम का अनुभव क्यों होता है? कि चींटी या बर्र या ततैया के काटने से आपको क्या हुआ? फार्मिक एसिड का उसने किया। अब फार्मिक एसिड था तो आपको जलन महसूस हुई। उसके बाद क्या हुआ? आपने कोई दवा लगा ली, जैसे इन्होंने बताया कैलेमाइन विलयन लगा ली। अब कैलेमाइन विलयन में क्या होता है? क्षार होता है। उसको लगाने से क्या हो गया? उदासीनीकरण हो गया, जिससे क्या हो गया? उस अम्ल का प्रभाव खत्म हो गया। इसके अलावा और काम करते हैं कृषि में। कृषि में क्या होता है? मृदा उपचार में भी करते हैं इसका प्रयोग उदासीनीकरण का। जिससे क्या होता है? रासायनिक उपकरणों का अधिक प्रयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारीय हो जाती है तो क्या करते हैं? पादपों की वृद्धि नहीं होगी। अगर मृदा में अम्लता की मात्रा अधिक हो जाएगी या क्षारकता की, तो उससे क्या होगा? मृदा को उचित पोषण नहीं प्राप्त होगा। इसलिए हम क्या करते हैं? अगर अम्लता की मात्रा अधिक है, ये क्षारकता की मात्रा अधिक है, अगर अम्लता की अधिक है तो हम उसमें क्षारकता वाले लवण डालते हैं। अगर क्षारकता की अधिक हो जाती है तो अम्लता वाले, जिससे क्या होता है? उदासीनीकरण प्रक्रिया हो जाती है। अगर अम्ल अधिक है तो क्षारकता वाले डालने से उस अम्ल का प्रभाव खत्म हो जाता है। अगर क्षार अधिक है तो अम्ल को डालने से उस क्षार का प्रभाव अधिक हो जाता है। जैसे इन्होंने बताया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना, जिससे क्षारकों को उपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षारकीय हो जाती है तो उसमें क्या करते हैं? जैव पदार्थ मिला जैसे कंपोस्ट खाद इनको मिला देते हैं, जिससे क्या होता है? क्षारकीय प्रकृति कैसी होती है? उदासीन हो जाती है। तो आपसे पूछ भी सकते हैं कि क्या क्या मिलाते हैं। तो पहले क्या? जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड तथा जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद आदि का प्रयोग करते हैं। किसमें? कृषि के मृदा उपचार में। और यह प्रक्रिया किसके द्वारा करते हैं? तो उदासीनीकरण द्वारा। और अगला क्या होता है? औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट के बारे में आपके एनसीईआरटी में दिया गया कि जैसे अनेक कारखानों के अपशिष्ट कचड़े में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशय व नदियों में बहने दिया जाए तो क्या होगा? मछली अन्य जलीय जंतुओं को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। अतः कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिला के उदासीन कर देना चाहिए। जैसे आप सब देखते हैं बहुत सारे फैक्ट्रियों के अपशिष्ट क्या होते हैं? सीधे नदियों में, जैसे गंगा यमुना आदि नदियों में मिला दिए जाते हैं। तो आपने जब हुआ कि फैक्ट्री में कुछ हुआ तो उसमें हो सकता है अम्ल की मात्रा अधिक हो या हो सकता है क्षार की मात्रा अधिक हो।
अगर उसको ऐसे ही प्रोवाइड कर देंगे तो हमारे जो जलीय जीव जंतु है, मछली या अन्य जीव जंतु, उसको क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो जल की गुणवत्ता भी खत्म हो जाएगी। जैसे BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, इसमें भी कमी हो जाती है। तो इसलिए क्या करना है, जब भी फैक्ट्री से निकालना है तो उसमें अगर अम्ल की मात्रा अधिक है तो उसमें क्षार मिला देना है, अगर क्षार की मात्रा अधिक है तो उसमें अम्ल मिला देना है, जिससे क्या होगा, उदासीनीकरण द्वारा जिसकी भी मात्रा अधिक होगी उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। हम पढ़ते हैं अम्ल वर्षा के बारे में। अम्ल वर्षा क्या होती है कि साधारण वर्षा जल में वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल की जो CO2 होती है तथा कुछ अन्य गैसें, उनके मिलने से क्या होता है, इसका pH मान 5 से 6 के बीच लगभग हो जाते हैं। जो वर्षा जल में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन को मुक्त कर देता है, क्योंकि आपको पता है अम्ल क्या कर देता है, हाइड्रोजन आयन मुक्त कर देता है। अब जब वर्षा जल में हाइड्रोजन आयन मुक्त हो जाता है तो इस प्रकार की जो वर्षा होती है उसे हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन कहते हैं। अब जैसे एसिड रेन के बारे में दिया गया कि जैसा कि आप सबको पता है अम्ल वर्षा शब्द से परिचित है, क्या आपने कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभावों के बारे में सुना है? जैसा कि इसके नाम से पता है, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होगी तो क्या होगा, अम्ल की वर्षा, क्योंकि अम्ल कहाँ होते हैं, 7 तक होते हैं, तो इसमें मात्रा लगभग pH कितना हो जाता है, 5 से 6 के बीच में। और ये किसके कारण होता है, अगर कभी पूछता है कि जो वर्षा का जल अम्लीय किस लिए होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारी गैसें क्या होती है, जल में प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त होती हैं, और ये मिलकर क्या करती है, कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बनाती है, जिससे क्या होता है, वर्षा का जल क्या होता है, अम्लीय हो जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि वर्षा जल में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, तो आपको कौन सा कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। आप देख रहे हैं कि कार्बोनिक अम्ल कितना खतरनाक होता है। इसी कार्बोनिक अम्ल का प्रयोग होता है कोल्ड ड्रिंक में। आप सब जानते हैं कि जो कोल्ड ड्रिंक हम लोग पीते हैं उसमें क्या होता है, कार्बोनिक एसिड का प्रयोग होता है। इसीलिए क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक हमारे लिए बहुत हानिकारक होती है। अब इसमें क्या होता है, कार्बोनिक अम्ल होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, ये किसमें पाए जाते हैं, एसिड रेन में। तो अगर आपसे पूछते हैं कौन सी गैस होती है, तो कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस। अब ये मिलकर किसका बनाती है, कार्बोनिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक एसिड का। अब जैसे आप सब जानते हैं कि क्या हो रहा है, एसिड रेन के कारण ताजमहल में जो संगमरमर है वो पीले पड़ रहे हैं। इसके अलावा क्या होता है, अम्ल वर्षा से क्या होता है, मृदा की जो मिट्टी की अम्लता बढ़ जाती है, क्षारकता बढ़ जाती है। कई बार क्या होता है कि जिससे क्या होता है, अम्लता बढ़ जाने से क्या होता है, पादप जगत व जंतु जगत को बहुत हानि होती है। जैसे मैंने अभी बताया कि मृदा वाले में क्या होता है, अगर अम्लता व क्षारकता बढ़ गई तो क्या होता है कि जो मृदा में उचित पोषण की आवश्यकता होती है, उचित वृद्धि नहीं हो पाती। इसीलिए एसिड रेन से क्या होती है, उसकी अम्लता बढ़ जाती है। अब जब मृदा में अम्लता बढ़ जाए तो उसमें क्या होता है, पादप जगत को भी प्रभावित करेंगे। अब जब पादप जगत प्रभावित, इसके अलावा जंतु जगत को भी बहुत प्रभावित करते हैं एसिड रेन। अब चलिए हम पढ़ लेते हैं लवण के बारे में। लवण क्या होता है, अम्ल तथा क्षार की उदासीनिक अभिक्रिया से प्राप्त जो आयनिक ठोस होता है उसे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। और जब लवण का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो उदासीनीकरण द्वारा। अब उदासीनीकरण प्रक्रिया में लवण के साथ साथ क्या होता है, जल का भी निर्माण होता है, तो ऊष्मा भी निर्मुक्त होती है। अब चलिए इस टॉपिक की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके सिलेबस बुक में क्या होता है कि लास्ट टाइम में जो लास्ट पार्ट में कुछ प्रमुख शब्द दिए जाते हैं, और कई बार आपके एग्जाम में क्या होता है, इन्हीं प्रमुख शब्दों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। इसलिए मैं आपको करती हूँ सारे प्रमुख शब्द जो दिए होते हैं उनको एक बार मतलब समझा देती हूँ, तो उसको भी समझा देते हैं, जिससे क्या होगा कि अगर मान लो कभी इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया तो आप आसानी से कर ले। जिससे मतलब अम्ल क्या होता है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जिनका pH मान क्या होता है, 7 से कम होता है। क्षार क्या होते हैं, क्षार स्वाद में तीखे होते हैं या कड़वे होते हैं, इनका pH मान क्या होता है, 7 से 14 के मध्य होता है। सूचक क्या होते हैं, सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनके माध्यम से, इंडिकेटर्स के माध्यम से क्या होते हैं, अम्ल का तथा क्षार का पता लगाते हैं। उदासीन विलयन, उदासीन विलयन क्या होता है, जब उदासीनीकरण की अभिक्रिया से जो प्राप्त विलयन होता है उससे हम क्या कहते हैं, उदासीन विलयन। जिसमें क्या होता है, अम्ल तथा क्षार की रासायनिक अभिक्रिया से में क्या होता है, उदासीनीकरण होता है। इससे क्या होता है, लवण का निर्माण होता है, और जो प्राप्त विलयन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उदासीन विलयन। तो अगर आपसे पूछते हैं कोई उदासीन पदार्थ है तो उसका pH मान कितना होगा, तो उसका pH मान कितना होगा, 7 होगा। अब उदासीनीकरण क्या होता है, आपसे अभी मैंने बताया कि अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त ठोस को क्या कहते हैं, लवण। तो क्या होता है, अगर आप ऐसे भी कह सकते हो, लवण प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। अम्ल तथा क्षार की रासायनिक अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं। लवण क्या होता है, अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को हम लवण कहते हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा कि अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, तथा क्षार के होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। इनका स्पर्श क्या होता है, साबुन जैसा। जैसे अभी बताया गया कि जो खाने वाला बेकिंग सोडा उसको हाथ में लेके थोड़ी देर विलेन बना के ऐसे रगड़ते हैं, ये थोड़ी देर पश्चात कैसा होगा,
वो साबुन जैसा महसूस होने लगे, क्योंकि साबुन में क्या होता है, क्षार होता है, और बेकिंग सोडा भी क्या आपका एक प्रकार का क्षार है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इन सब पॉइंटों को आपको बिल्कुल याद रखना है। और क्षार लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीले कर देते हैं। वे पदार्थ जो ना अम्लीय होते हैं ना क्षारीय होते हैं, क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। ऐसे पदार्थ का विलयन जो अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयन में भिन्न भिन्न रंग दर्शाते हैं, वो क्या होते हैं, सूचक होते हैं। जैसे क्या लिटमस पेपर, हल्दी, फिनोल्फ्थेलिन, मेथिल ऑरेंज, ये आपके क्या प्रमुख सूचक हैं। और अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं, और लवण अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन किसी भी प्रकृति के हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अम्लों की प्रकृति कोई भी हो सकती है, अम्ल हो सकता है, लवणों की प्रकृति कोई भी हो सकती है, लवण अम्लीय भी हो सकते हैं, क्षारीय भी हो सकते हैं तथा उदासीन भी हो सकते हैं। और लवण निर्माण क्रिया में क्या होता है, ऊष्मा तथा जल का भी निर्माण होता है उदासीनी अपक्रिया द्वारा। इस तरह से इस टॉपिक का आज हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया। अब इसका पार्ट 1 आपकी नेक्स्ट सीरीज में आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें तथा वीडियो को देख के इसके नोट्स जरूर बना लीजिए। जिससे क्या होगा कि आपको हम थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पेपर टाइम तक आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और रिवीजन भी करते रहिए, ताकि अभी क्या होगा कि जब पेपर टाइम आएगा तो आपको सिर्फ एक बार क्विक रिवीजन करना पड़े, आप पहले से पूरा एक बार रिवीजन करते रहिए। इसके अलावा हमारे चैनल पर हिंदी पेडागोजी की भी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, मैथ पेडागोजी की भी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं तथा सीटेड प्राइमरी लेवल के लिए ईवीएस थ्योरी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है तथा ईवीएस पेडागोजी की क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो रही है। तो आप इन सारे क्लासेस को देख के इनके नोट्स बनाते रहिए तथा इस तरह से अगर वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो।